साल 1971 जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का फैसला हुआ। वैसे तो पाकिस्तान के साथ भारत पहले भी कई बार युद्ध कर चुका था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का फैसला कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका समेत आधी दुनिया के देश उसका समर्थन कर रहे थे, जबकि भारत दूसरी तरफ अकेला खड़ा था। लेकिन उनको आयरन लेडी वैसे ही नहीं कहा गया, उनका इरादा कुछ और ही था। उन्हें न केवल पाकिस्तान के साथ युद्ध करना था, बल्कि उसको अब दो हिस्सों में बांटना भी था। और मैडम गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध करने का फैसला किया। और दूसरी तरफ इस वीडियो में बात करेंगे हम पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कश्मीर में धारा 370 को हटाने के फैसले की। क्या उनका फैसला भी श्रीमती गांधी इतना बड़ा फैसला था? पहले हम बात 1971 की कर लेते हैं। उस वक्त 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का बांग्लाभाषी और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा था, जिससे वो पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगते भारतीय राज्यों में शरण ले रहे थे और उनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा पहुंच गई थी। तो इससे श्रीमती गांधी पर भी दबाव पड़ रहा था कि उसको अब कुछ करना चाहिए। उन्होंने उस समय थल सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ को भी सूचित कर दिया था कि अगर हमें युद्ध करना पड़ा तो करेंगे। उस वक्त जो अमेरिका के तत्कालीन एनएसए थे हेनरी किसिंजर, वो पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने उसके बाद भारत का भी दौरा किया। उस समय अमेरिका पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था और किसिंजर ने श्रीमती इंदिरा पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो पूर्वी पाकिस्तान में हो रही हरकतों को नजरअंदाज कर दे। लेकिन श्रीमती गांधी ने उसे कहा, पूर्वी पाकिस्तान से लगते राज्यों में हमारे यहाँ अशांति फैल सकती है। जब किसिंजर भारत आए तो श्रीमती गांधी ने उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया और इससे पहले उस समय के भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ को भी बुलाया गया और जनरल मानेकशॉ को खास हिदायत थी कि उनको फुल यूनिफॉर्म में आना है। तो मानेकशॉ तो जब ब्रेकफास्ट पर बैठे थे तो किसिंजर श्रीमती इंदिरा गांधी पर बार बार दबाव बना रहे थे कि उनको पूर्वी पाकिस्तान में हो रही हरकतों को नजरअंदाज करना है। लेकिन श्रीमती गांधी उनके आगे झुकी नहीं। उनको जवाब दिया कि हमारे राज्यों में अशांति फैल सकती है, इसलिए हमें कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो हेनरी किसिंजर बोले, तो आप क्या चाहती हैं? तो श्रीमती गांधी ने जनरल मानेकशॉ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें इनकी मदद लेनी पड़ सकती है। तो श्रीमती गांधी ने किसिंजर के सामने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था। तो फिर मैडम गांधी अच्छी तरह से जानती थी कि अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसलिए उन्होंने अमेरिका से टक्कर देने के लिए अपनी सूझबूझ से 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक सुरक्षा समझौता किया। दोनों देश सुरक्षा के मसले पर एक दूसरे की मदद करेंगे। श्रीमती गांधी तो अप्रैल में युद्ध करना चाहती थी और उन्होंने इसके बारे में थल सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ की भी राय ली। जब पूर्वी कमान के कमांडर जनरल जैकब को जनरल मानेकशॉ ने कहा कि हमें अप्रैल में हमला करना है पाकिस्तान पर, तो उन्होंने कहा कि यह तुरंत संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पर्वतीय डिवीजन है जिसके पास पुल बनाने की क्षमता नहीं है। कुछ नदियां 5-5 मील चौड़ी हैं और हमारे पास युद्ध के लिए साजो सामान भी नहीं है और मानसून शुरू होने वाला है। अगर हम इस समय पूर्वी पाकिस्तान में घुसते हैं तो वहीं फंस कर रह जाएंगे। जनरल मानेकशॉ राजनीतिक दबाव में नहीं झुके और उन्होंने मैडम गांधी से साफ कहा कि वह पूरी तैयारी के साथ ही लड़ाई में उतरना चाहेंगे। 3 दिसंबर 1971 को जब मैडम गांधी कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, तो उस समय पाकिस्तान वायुसेना के सैबर जेट्स और स्टार फाइटर्स विमानों ने भारतीय वायु सीमा पर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराने शुरू कर दिए। तो श्रीमती गांधी ने उसी समय दिल्ली लौटने का फैसला किया। दिल्ली में ब्लैक आउट होने के कारण पहले उन्हें अपने विमान को लखनऊ मोड़ा और फिर वो 11 बजे के करीब वो दिल्ली पहुंची। उन्होंने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और बैठक के बाद उन्होंने आकाशवाणी से देश को संबोधित किया और उसके बाद भारत पूरी तरह से युद्ध के मैदान में उतर गया और भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए आगे बढ़ने लगी। जब कोई देश युद्ध करता है तो उसके मुखिया पर पूरी तरह से दबाव होता है, लेकिन पूरे युद्ध के दौरान श्रीमती गांधी को कभी विचलित नहीं देखा गया। वह जब दूसरे दिन दफ्तर पहुंची तो कोई कह नहीं सकता था कि वह सिर्फ 2 घंटे की नींद लेकर आ रही है। जाने माने पत्रकार इंद्र मल्होत्रा बताते हैं कि आधी रात को समय जब रेडियो पर उन्होंने देश को संबोधित किया था, तो उस समय उनकी आवाज में थोड़ा तनाव था और ऐसा लगा कि वह थोड़ी सी परेशान सी हैं। लेकिन उसके अगले रोज जब मैं उनसे मिलने गया तो ऐसा लगा कि उन्हें दुनिया में कोई फिक्र ही नहीं। जब मैंने जंग के बारे में पूछा तो बोली अच्छी चल रही है और मुझसे कहा कि देखो मैं नॉर्थ ईस्ट से यह बेड कवर लाई हूँ जिसे मैंने अपने सीटिंग रूम में बिछाया है, कैसा लग रहा है? तो मैंने उनसे कहा बहुत ही सुंदर। ऐसा लगा कि उनके दिमाग में कोई चिंता है ही नहीं। और फिर 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने गुप्त संदेश को पकड़ा कि दोपहर 11 बजे ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के चोटी के अधिकारी भाग लेंगे।
तो भारतीय वायुसेना ने उसी समय उस भवन पर बम गिराए और बैठक के दौरान ही MiG-21 विमानों ने मुख्य हाल की छत ही उड़ा दी। गवर्नर मलिक ने एयर रेड शेल्टर में शरण ली और नमाज पढ़ने लगा। वहीं पर कांपते हाथों से उन्हें अपना इस्तीफा लिखा। 14 दिसंबर की सुबह 9 बजे के करीब जनरल जैकब को जनरल मानेकशॉ का संदेश मिला कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। नियाजी ने जैकब को रिसीव करने के लिए कार ढाका हवाई अड्डे पर भेजी हुई थी और जब जैकब पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब वाक्य देखा कि जनरल नागरा नियाजी के गले में बाहें डाले हुए एक सोफे पर बैठे हुए हैं और पंजाबी में उन्हें चुटकुले सुना रहे हैं। जैकब ने नियाजी को आत्मसमर्पण की शर्तें पढ़कर सुनाई। नियाजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, कौन कह रहा है कि मैं हथियार डाल रहा हूँ? और फिर जैकब नियाजी को कोने में ले गए। उन्होंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने हथियार नहीं डाले तो वह उनके परिवारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अगर वह समर्पण कर लेते हैं तो उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी होगी। और जैकब ने कहा कि मैं आपको फैसला लेने के लिए 30 मिनट का समय देता हूँ। अगर आप समर्पण के लिए तैयार नहीं होते तो मैं ढाका पर बमबारी दोबारा शुरू करने का आदेश दे दूंगा। जब वो समर्पण के लिए तैयार हुए तो जनरल जैकब ने जनरल नागरा को कहा कि इनको मनाओ कि यह कुछ तो सरेंडर करे। तो फिर मैंने नियाजी को एक साइड में ले जाकर कहा कि अब्दुल्ला तुम एक तलवार सरेंडर करो। वह कहने लगे कि पाकिस्तानी सेना में तो तलवार रखने का रिवाज ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि तुम सरेंडर क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो लगता है कि तुम्हारी पेटी उतारनी पड़ेगी या टोपी उतारनी पड़ेगी, जो ठीक नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा कि तुम एक पिस्टल लगाओ और पिस्टल उतारकर सरेंडर कर देना। और जब पाकिस्तान की पूरी सेना ने सरेंडर कर दिया तो उस समय जब जनरल मानेकशॉ ने श्रीमती इंदिरा गांधी को फोन किया तो ठीक उसी समय श्रीमती गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में स्वीडिश टेलीविजन को एक इंटरव्यू दे रही थी। तभी उनकी मेज पर रखा लाल टेलीफोन बजा। रिसीवर को उन्होंने सिर्फ 4 शब्द कहे, यस यस और थैंक यू। दूसरे छोर पर जनरल मानेकशॉ थे जो उन्हें बांग्लादेश में जीत की खबर दे रहे थे। श्रीमती गांधी ने टेलीविजन प्रोड्यूसर से माफी मांगी और तेज कदमों से लोकसभा की तरफ बढ़ी। अभूतपूर्व शोर शराबे के बीच उन्होंने ऐलान किया कि ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। बाकी का उनका वक्तव्य तालियों की गड़गड़ाहट और नारेबाजी में डूब कर रह गया। इस तरह से श्रीमती गांधी के एक मजबूत फैसले ने एक स्वतंत्र देश को जन्म दिया और बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र देश था। अब हम बात करते हैं मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के लिए गए फैसले की। मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को हटाए जाने का घटनाक्रम बहुत ही रहस्य और रोमांच से भरा था। सब अंदाजा ही लगा रहे थे, लेकिन किसी को कुछ ठोस पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मोदी सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के फैसले को इतना गोपनीय रखा गया कि उसकी सरकार में मौजूद लोगों को ही नहीं पता था कि आखिर होगा क्या। घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही थी और हवाला दिया जा रहा था कि आतंकी खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई और यह सब जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू हो चुका था। और फिर सीआरपीएफ की करीब 100 के करीब कंपनियां तैनात कर दी गई। हालांकि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के इरादों पर चिंता जाहिर की और दावा किया कि केंद्र कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन किसी को कुछ ठोस पता नहीं चल पा रहा था। और जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बहुत ज्यादा मात्रा में तैनाती होने लगी, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से तत्काल घाटी छोड़ने को कहा गया, तो कुछ लोग कयास लगाने लगे कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 पर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ अंदाजे ही थे। फैसले के बारे में तो सरकार में मौजूद लोगों को भी नहीं पता था। रशिया के बाद सोमवार की सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्या चर्चा हुई, इसके ब्यौरे का खुलासा नहीं किया गया। बैठक के तत्काल बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संदेश दिया कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देंगे। तो इससे कश्मीर के बारे में किसी बड़ी घोषणा की खबरें हवा में तेजी से फैलने लगी। राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही शाह ने आर्टिकल 370 को खत्म करने की घोषणा की और इस तरह से कई दिनों से चली आ रही अटकलों, चिंता और रहस्य पर विराम लग गया। इस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 370 को हटाने का फैसला भी कोई छोटा फैसला नहीं था। ये भी एक मजबूत सरकार के द्वारा लिया गया फैसला ही था। लेकिन जो फैसला 1971 में श्रीमती गांधी ने बांग्लादेश को बनाने का लिया था, वो एक अलग परिस्थिति में लिया गया फैसला था। और आज का फैसला श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा 370 को हटाने का फैसला, वो एक अलग परिस्थिति में लिया गया फैसला है। दोनों फैसलों में सिचुएशन अलग थी। उस समय देश के हालात कुछ और थे, आज देश के हालात कुछ और हैं। इसलिए दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने समय में बेहतरीन काम किया है। इन फैसलों की हम कोई तुलना नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उस समय में जब श्रीमती गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को बनाने का फैसला लिया था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी भारत के पास बहुत ज्यादा
अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था और भारत के साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार था, उस समय में श्रीमती गांधी ने वो फैसला किया। तो हम दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा लिए गए इन फैसलों का सम्मान करते हैं और दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने समय में बेहतरीन काम किया है। और भारतीय इतिहास में इन दोनों प्रधानमंत्रियों में ही डिसीजन मेकिंग पावर बहुत जबरदस्त है। तो इन दोनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा लिए गए फैसले आपको कैसे लगे, तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आगे भी देश से जुड़े किस्से कहानियों से आपको अवगत कराते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, आप खुश रहें और अपने जीवन में तरक्की करें।